अखंड ज्योति अगस्त 2022 शीर्षक है प्राकृतिक कृषि। पेड़ पौधे संपूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। कोई भी पौधा या पेड़ अपने बढ़ने के लिए जो कुछ लेता है उसका 98.5 हिस्सा हवा, पानी और सूरज की रोशनी से लेता है। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु पेड़ या पौधे अपने आप लेते हैं, हमें देना नहीं पड़ता है। जड़ें जल को भूमि से लेती हैं, जो भूमि में मानसून की वर्षा से जमा होता है। मानसून वर्षा का जल मुफ्त में देता है, जिसका बिल हमें चुकाना नहीं पड़ता। सूरज की रोशनी को पेड़ या पौधों के पत्ते सूरज से अपने आप लेते हैं, हमें देना नहीं पड़ता। पेड़ या फलों को निसर्ग या प्रकृति बढ़ाती है। फल प्रकृति देती है, हम नहीं। पेड़ या फसलों की जड़ें भूमि से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेती है। भूमि में यह नाइट्रोजन हवा से जमा होता है। हवा में 78.6% नाइट्रोजन होता है। यह काम राइजोबियम जैसे जीवाणु करते हैं, जो मूंगफली, उड़द, चना, तुअर जैसी दलहन की फसलों की जड़ों में निवास करते हैं और हवा में से नाइट्रोजन लेकर पौधों को या पेड़ों को बढ़ाने के लिए देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम धान की फसल लेने के पहले धान फसल को काटते ही दलहन, चना, फलियों जैसी रबी फसल उसी नमी पर लेते हैं, तब अगले मौसम में लगाई धान की फसल के लिए आवश्यक नाइट्रोजन अपने आप भूमि में जमा होगा, जो उसे खुद मिल जाता है। फिर ऊपर से यूरिया डालना नहीं पड़ेगा। हवा में 78.6% नाइट्रोजन होता है। अगर ज्वार या मक्के के 4 किलो बीज के साथ चवली के लोबिया या उड़द के 2 किलो बीज मिलाकर बो दें तो यूरिया नहीं देना पड़ता है। कपास के दो पौधों के बीच कपास के बीज बोते समय चवली, लोबिया या उड़द के बीज बोने से कपास को यूरिया नहीं देना पड़ता है। मिर्ची, भिंडी, बैंगन, टमाटर, ग्वार आदि सब्जी फसलों के दो पौधों के बीच लोबिया, उड़द, फली या चना जैसे कोई भी दलहन के बीज बोते हैं तो इन फसलों को यूरिया नहीं देना पड़ता। कोई भी फल पौधा लगाना हो तो उसके पास 3-4 लोबिया या उड़द, चने के पौधे या और झंडू का पौधा लगाना चाहिए। हर साल जून में लोबिया और झंडू लगाना चाहिए। इससे फलदायी पेड़ों को यूरिया नहीं देना पड़ता है। गन्ना लगाते समय ही वहां लोबिया या उड़द, चना जैसे दलहन के बीज बोना चाहिए। केले के बीज लगाते समय ही 2-3 चवली के और दलहन में उड़द, चना के बीज बो दें। 2 केले के पौधों के बीचों बीच सहजना का बीज या डंडे लगा दें और 1-2 झंडू के पौधे लगा दें। ऐसा करने से केले के पौधे को यूरिया नहीं देना पड़ता है। प्राकृतिक कृषि में हमें सुपर फॉस्फेट, पोटास एवं अन्य कॉपर, जिंक, मॉलिबेडियम या फेरस सल्फेट नहीं देना चाहिए। हमारी भूमि अन्नपूर्णा है। सभी तत्व भूमि में बेशुमार मात्रा में स्थित है, लेकिन जो है वे पके हुए नहीं हैं, अर्थात फसलों या फलदायी पेड़ों की जड़ों में जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं है। यह पकाने का काम अनंत जीव जंतु करते हैं। ये जीव जंतु देशी गाय के गोबर में करोड़ों की संख्या में होते हैं। भूमि पर पानी के साथ जीवामृत देने से ये जीव जंतु भूमि में पकने लगते हैं और पककर फॉस्फेट, पोटाश, कॉपर, जिंक, लौह, बोरॉन आदि सभी अन्य तत्वों को जड़ों तक पहुंचा देते हैं। प्राकृतिक कृषि में जीवामृत का प्रयोग करने के बाद यह कार्य अपने आप शुरू होता है। हमें किसी भी फसल के लिए ऊपर से उर्वरक नहीं डालना पड़ता। हमारे हजारों लाखों किसान ऊपर से कुछ भी उर्वरक भूमि में नहीं डालते, लेकिन उनकी कृषि उपज औरों से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। भूमि सब कुछ है। भूमि के अंदर हम जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फसलों को जो अन्न तत्व खाद्यान्न चाहिए वे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती मात्रा में मिलेंगी। यह गहराई की मिट्टी ऊपर भूमि की सतह पर केंचुए अपनी विष्ठा के माध्यम से लाकर डालते हैं। उनका यह कार्य 24 घंटे चलता है। इस विष्ठा में फसलों के लिए या फलदायी पेड़ों के लिए आवश्यक सभी अन्य तत्व जड़ों को उपलब्ध हो जाते हैं। घने जंगलों में अनगिनत फल देने वाले पेड़ इन्हीं केंचुओं की विष्ठा पर ही जीते हैं और हर साल अनगिनत फल देते हैं।
भूमि पर फसलों को या फल पेड़ों को पानी के साथ जीवामृत देकर और भूमि पर आच्छादन कर देने से केंचुए यह काम अपने आप करने लगते हैं। उसी तरह से ऊपर नीचे आते वक्त भूमि की किसानी भी करते हैं, हल चलाते हैं एवं भूमि उर्वरा बनाते हैं। कोई भी फसल हो या फलदायी पेड़, उनके लिए हमें ऊपर से कुछ भी नहीं देना पड़ता है। ये केंचुए भूमि की खेती भी करते हैं, भूमि को लगातार सछिद्र बनाते हैं और पूरी बारिश के पानी का भूमि में रिसाव भी करते हैं। बारिश काल समाप्त होते ही भूमि के अंदर जमा जल की नमी केशाकर्षण शक्ति के द्वारा ऊपर भूमि की सतह पर वाष्पीकृत क्रिया द्वारा आती है, तो अपने साथ भूमि के अंदर स्थित खनिज क्षार भी उसके साथ घुलकर ऊपर आते हैं और फसलों या फलदायी पेड़ों की जड़ों में मिलते हैं। मई या जून महीने में खूब बारिश होती है। बारिश की बूंदों में बिजली के प्रभाव से हवा में स्थित नाइट्रोजन मिल जाती है और नाइट्रिक अम्ल के माध्यम से भूमि पर बारिश के साथ आकर भूमि में रिस जाता है। यह नाइट्रेट के रूप में जड़ों को उपलब्ध होता है। प्राकृतिक कृषि में फसलों या पेड़ों के बीच जो घास उगकर बढ़ती है, उसे उखाड़कर पेड़ों के नीचे ही हम रखते हैं, जो आगे नमी से विघटित होती है और उन घासों से अन्य तत्व पेड़ों की जड़ों को प्राप्त होते हैं। इस तरह प्राकृतिक कृषि एक समग्र व्यवस्था के रूप में है, जिसका अनुपालन करने से हमें ही नहीं वरन संपूर्ण जीव तंत्र को लाभ मिलता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक राजा था, वह परिश्रम पूर्वक व मनोयोग पूर्वक अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, परंतु एक बार वह राजकाज के कार्यों को करते करते और समस्याओं को सुलझाते सुलझाते बहुत परेशान हो गया। अतः उसने अपने गुरु से जाकर अपनी व्यथा कही। गुरु बोले, तू राज्य से परेशान है तो ऐसा कर कि तू अपना राज्य मुझे दे दे, मैं उसे चलाऊंगा। राजा ने ऐसा ही संकल्प कर लिया और जाने लगा। गुरु ने कहा, कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, कोई नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। गुरु बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी ही कर ले। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, मेरा सेवक बनकर राज्य कर, राज्य को चला, देख वहाँ कुछ भी तेरा नहीं, भला हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, सब मेरा होगा, तुझे केवल वेतन मिलेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया और राज्य वापस आकर चलाने लगा। 1 मास के बाद गुरु ने आकर पूछा, कहो भाई, अब राज्य को चलाना कैसा लगता है? क्या अब भी दुखी हो? राजा बोला, नहीं महाराज, अब इसमें मेरा क्या है, मैं तो केवल नौकरी करता हूँ पूर्ण मनोयोग से और फिर निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। वस्तुतः यदि मनुष्य स्वयं को स्वामी न समझकर सेवक समझ कर्तव्य पालन करता रहे तो वह भी सदा निश्चिंत रह सकता है। राधे